अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर का आज अपना आखिरी लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो बचे हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो वो कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज के इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक आपको दी गई है जिसमें इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। जो पहला प्रॉब्लम है वो है एनर्जी इज़ एमिटेड फ्रॉम ए होल in an electric furnace at the rate of 20 watt when the temperature of the furnace is 727 degree Celsius. What is the area of the hole? और यहाँ पर आपको स्टेफन कांस्टेंट दिया हुआ है। आप देखो इस प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़ जो दी गई है वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है। फर्नेस मतलब जिसे आमतौर पर हम लोग उर्दू या हिंदी में भट्टी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस है जिसका एक छोटा सा एक सुराख है। उस सुराख में से जो एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी, उसके रेट ऑफ एमिशन या आप उसको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी बोल सकते हो, वो आपको दिया हुआ है 20 वैट। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 20 वैट। ओके, इसका जो टेम्परेचर है तो वो दिया हुआ है 727 डिग्री सेल्सियस। अब जाहिर है ये डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, इसके अंदर 273 ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10 यानी 0, 9 और 1 10, फिर 1 9 और 1 10, मतलब 1000। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हमको दी गई है वो है 1000 डिग्री केल्विन। ओके, तो टेम्परेचर जो है फर्नेस का इतना है। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें देने के बाद जो टारगेट आपसे पूछा गया है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द होल, मतलब वो जो सुराख है तो उसका एरिया क्या होगा, उसका रकबा क्या होगा। अब अगर हमको उसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फर्नेस का वो जो होल है इट विल एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी, यानी हम उसको ब्लैक बॉडी के तौर पे ट्रीट करेंगे। और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर हमको स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है, लॉ ऑफ रेडिएशन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है उसका सीधा साधा जो स्टेटमेंट था वो ये है कि इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का फोर्थ पावर। ओके, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये था स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये साइन हटा देते हैं तो ये हो जाएगा E सफिक्स B इज इक्वल टू ए कांस्टेंट सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। सिग्मा इज स्टेफन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये प्रॉब्लम में दी गई है। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये जो इमिसिव पावर है इसको आप रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी के तौर पे अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं R। R का मतलब रहेगा, यहाँ पर याद रखो आप लोग, R का सीधा साधा मतलब है H अपॉन टी। H यानी हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो और EB का मतलब रहेगा डिवाइडेड बाय टाइम तो रहेगा लेकिन डिवाइडेड बाय एरिया भी आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अपॉन में एरिया लेना पड़ेगा। तो R अपॉन A, क्योंकि टाइम जो है वो उसमें आ चुका है, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। अब आप A को शिफ्ट कर लो उधर, यह आएगा R इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। ओके, तो ये कंसेप्ट है स्टेफन लॉ का। इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो कि हमारा जो टारगेट है वो A है, इसलिए ये दो लोगों को इधर शिफ्ट कर लो। अगर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा A इज इक्वल टू R अपॉन सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। बस हो गया। ये फॉर्मूले के अंदर आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। जैसे आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो इसको मैं यहाँ से पहले मिटा देता हूँ और अब यहाँ से शुरू कर देते हैं उसको। A इज इक्वल टू R की वैल्यू है 20 वैट डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा की जो वैल्यू प्रॉब्लम में दी गई है वो है 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू टेम्परेचर का फोर्थ पावर। टेम्परेचर जो है वो है 1000 डिग्री केल्विन, उसका फोर्थ पावर। ओके, चलो और देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं। इस स्टेप में आप लोग देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाय
5.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू ये जो 1000 है ये है 10 का पावर 3। देखो ये ऐसा हो जाएगा 10 का पावर 3 और उसका पावर 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 का पावर 12, 10⁻12। ओके, चलो इसको और आगे बढ़ाओ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5.7 इंटू 10 टू द पावर, ये -8 है और ये +12 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4। अब आप 4 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 20 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 5.7 इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू, अब आप देखो 5.7 ये जो नंबर है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 के करीब है, और जब आप 20 को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 या 18 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर होगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, ये था हमारा आज का पहला प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो हमको देखना है आज के इस लेक्चर में, तो देखिए वो प्रॉब्लम ये वाला है, इस तरह से है। द इमिसिव पावर ऑफ ए स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर is 0.5 किलो कैलोरीज पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 सेकंड। ओके, देखो आप लोग इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो। इमिसिव पावर ऑफ स्फीयर ऑफ एरिया, एरिया दिया हुआ है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे गिवन में, एरिया इज इक्वल टू 0.02 मीटर स्क्वायर। आप देखो इसमें आप लोगों को जो बॉडी दी हुई है तो वो एक स्फीयर है, मतलब एक उर्दू में हम कहें तो कुर्रा है, उस कुर्रे का आपको एरिया, सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है। तो 0.02 मीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया। इसमें से जो हीट एनर्जी निकल रही है तो इसका इमिसिव पावर मतलब कैपिटल ई इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है 0.5 और उसकी यूनिट दी हुई है किलो कैलोरीज पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये अपॉन में अगर लिखे तो ऐसा आएगा। इसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकंड, और ये पूछा गया है कि इन 20 सेकंड्स के अंदर कितनी हीट एनर्जी जो है वो इसमें से एमिट होगी। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड। ओके, तो अब चलो इसको शुरू करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ इमिसिव पावर जो है उसका कंसेप्ट आना चाहिए। इमिसिव पावर का कंसेप्ट है E इज इक्वल टू हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ओके, इमिसिव पावर का सीधा साधा कंसेप्ट ये वाला है। चलो इसमें जो वैल्यूज़ हम रख सकते हैं उनको ला के रख दो। सबसे पहले इमिसिव पावर तो 0.5 इज इक्वल टू एच हमारा टारगेट है, अपॉन एरिया की वैल्यू है 0.02 इंटू टी, और टी की वैल्यू है 20। बस ये दो लोगों को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.02 इंटू 20। इसका मतलब एच इज इक्वल टू, अगर ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा यहाँ से, और ये 5 इंटू 2 अगर कर दिए तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब आंसर आया 0.02। सॉरी 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा उधर, मतलब 0.2। अब क्योंकि यहाँ पर इमिसिव पावर किलो कैलोरीज में है, इसका मतलब ये हीट जो है ये भी किलो कैलोरीज में होगी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो होना चाहिए 0.2 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेकंड प्रॉब्लम। चलिए अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। तीसरा प्रॉब्लम जो है अपनी इस बुक के हिसाब से, वैसे अपने टेक्स्ट बुक में ये 22 नंबर वाला प्रॉब्लम है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 है। वैसे आज का लेक्चर का ये अपना तीसरा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 and 227 degree Celsius if the black bodies are surrounded by an enclosure black at 27 degree Celsius. What would be the ratio of their rate of loss of heat energy? देखो आप लोग ब्लैक बॉडी के दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं। पहला टेम्परेचर है 727 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर 273 मिला देंगे। आप देखो 73 इसमें मिलाएंगे तो 800 हो जाएगा, 800 में 200 मिलाएंगे तो 1000, इसका मतलब 1000 डिग्री केल्विन। ये पहली बॉडी का टेम्परेचर हो गया। दूसरी जो ब्लैक बॉडी है उसका जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो है 227
डिग्री सेल्सियस, इसको भी डिग्री केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देखो 73 यहाँ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये 200 यानी 500 डिग्री केल्विन। अब यहाँ एक और चीज़ है कि ये दोनों ब्लैक बॉडीज़ जो है ये जिस सराउंडिंग में है तो वो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम लोग उसको T⁻0 लिख सकते हैं। उसका जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 मिला दो, ये बन जाएगा 300 डिग्री केल्विन। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का प्रॉब्लम है, इसका मतलब स्टेफन लॉ यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन स्टेफन लॉ के लिए जो हमारे पास सीधा साधा जो कंसेप्ट है वो है इमिसिव पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁴, इमिसिव पावर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T⁴। ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लीकेबल है जब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया हुआ हो प्रॉब्लम के अंदर तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करते हैं, यानी ये फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा बन जाता T⁴ इज द टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब वो जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर T है, और जिस सराउंडिंग में उसको रखे तो वो उसका टेम्परेचर T0 है। तो सराउंडिंग अगर है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे इमिसिव पावर का जो है रेशो निकालना है, रेट ऑफ एमिशन का मतलब वही होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। किस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप याद रखो रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट जो है मतलब इमिसिव पावर, अगर उसको आर भी लिख सकते हो तो आर इज इक्वल टू आएगा सिग्मा इन ब्रैकेट T⁴ माइनस T⁻⁴। यहाँ पर एक गलती मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको ऐसा कर देते हैं T माइनस T0 और उसका पावर 4 ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते, आप याद रखो, ये ऐसा करोगे इसका आंसर बिल्कुल रॉन्ग आने वाला है। T माइनस T0 होल यानी होल ब्रैकेट का पावर 4 अगर करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली अलग आएगा, गलत आएगा। ओके, यह फॉर्मूला उसका करेक्ट फॉर्मूला इस तरह से T⁴ माइनस T⁻⁴। ओके, अब आप देखो दो अलग अलग बॉडीज़ हैं हमारे पास, ब्लैक बॉडीज़, और ये दोनों जो ब्लैक बॉडीज़ हैं तो दोनों के लिए रेट अलग अलग आएंगे। तो पहले वाली बॉडी का रेट अगर R1 है तो इसका टेम्परेचर T1 लेना पड़ेगा, और दूसरी बॉडी का रेट अगर R2 लेते हैं तो वो आ जाएगा सिग्मा इन ब्रैकेट T⁴ माइनस T⁻⁴। और फिर आखिरी में आप दोनों का रेशो ले लेंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों का रेशो लेंगे ये आएगा R1/R2 इज इक्वल टू सिग्मा इन ब्रैकेट T⁴ माइनस T⁻⁴ अपॉन में आएगा सिग्मा T⁴ माइनस T⁻⁴। देखो दोनों का सिर्फ डिवाइड कर दिया। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो ले लेते, इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं। देखो उसमें क्या हो सकता है अगर ये सारी वैल्यूज़ इसमें ला के रखते हैं तो आप लोग बराबर साथ ही साथ में आप नोट करते जाइए। देखो ये क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, T1 की वैल्यू है 1000 उसका पावर 4 माइनस T0 उसकी वैल्यू है 300 का पावर 4 डिवाइडेड बाय T2 उसकी वैल्यू है 500 का पावर 4 माइनस T0 उसकी वैल्यू है 300 का पावर 4। ओके, यानी सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी लोगों की इसमें वैल्यूज़ पुट कर दिए। चलो अब और आगे बढ़ाओ इसको। आप लोग देखो यहाँ पे ये 10 इंटू 10 के आगे 2 0 है। ओके, एक्चुअली 3 0 है, मतलब 10 के आगे 2 0 है। तो 10 का पावर 4 अगर करते हैं तो उसको मैं यहाँ पे 10 का पावर 4 लिख सकता हूँ ऐसे। और जो बचा हुआ जो पार्ट है यानी 100 का मतलब है 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का पावर 4 है, मतलब ये हो जाएगा 10⁸ माइनस। सेम यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 का पावर 4 है। आप देखो 3 का पावर 4 इसका मतलब हो जाएगा 3 का पावर 2 और फिर उसका पावर 2 मतलब 9 का पावर 2 मतलब 81। तो ये हो जाएगा 81 इंटू ये 2 0 का मतलब 100 है और 100 का मतलब है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का पावर 4 मतलब 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय। ओके, इस तरह से करेंगे इसको अपॉन में नीचे। अब आप नीचे देखो 500 है तो उसको आप लेंगे 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 का मतलब होगा 5 स्क्वायर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का स्क्वायर होगा 625 इंटू 10⁸। ये 2 0 है ना 10 स्क्वायर माइनस 300 का पावर 4 जो है वो हो जाएगा 81 इंटू 10⁸। ठीक है, बराबर आप हर स्टेप को समझते जाओ और नोट करते जाओ। चलो और आगे बढ़ाते हैं।
10 का पावर 4, अब आप एक चीज़ देखो, ऊपर से 10 का पावर 8 कॉमन निकालेंगे, तो अगर ऊपर से 10 का पावर 8 कॉमन निकाले, यहाँ से बचेगा 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 मतलब 4 जीरो आ जाएंगे यानी 10,000, और ये हो जाएगा -81। ऐसे ही नीचे से 10 का पावर 8 कॉमन निकालो, तो यहाँ से बचेगा 625 माइनस यहाँ से आ जाएगा 81। ओके, अब एकदम सिंपल हो गया। अब आप 10 का पावर 8 जो है उसको कट कर सकते हैं, तो 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो गया, और जो चीज़ बची वो है 10,000 माइनस 81। चलो पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 10,000 माइनस 81 अपॉन 625 माइनस 81। ठीक है, पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो बराबर। अब आगे बढ़ाते इसको। अब ऊपर का आपको सिर्फ डिफरेंस ही लेना है, नीचे का भी डिफरेंस लेना है। ठीक है, जब आप ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू, देखो 0 माइनस 1 मतलब 9, एक्चुअली ये 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9, यहाँ बचेंगे 9, 9 माइनस 8 1, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ भी बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 99। ओके, देखो आप 9919 अपॉन में नीचे 5 माइनस 1 तो 4, फिर यहाँ पे 2 है तो यानी 12, 12 माइनस 8 इज अगेन 4, और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 544, तो 9919 और अपॉन में 544। अब आप इसको लॉग एंटी लॉग से कर सकते हैं, बाय यूजिंग लॉग टेबल। अगर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा लॉग 9919 माइनस लॉग 544, दोनों को आप डिफरेंस लेंगे, फिर एंटी लॉग लेंगे। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे तो इसका फाइनल आंसर जो है वो आएगा 18.23। ओके, तो दिस इज़ द आंसर। मतलब यहाँ पर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू 18.23:1। ओके, इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। जो अगला प्रॉब्लम है अपना आज के लेक्चर का, समझ लो वो चौथा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अर्थ्स मीन टेम्परेचर कैन बी assumed to be 280 degree Kelvin. How will the curve of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda suffix max. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? Okay, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आप देखो कि अर्थ जो है उसका एक एवरेज टेम्परेचर जो है वो आपको दिया हुआ है। तो सपोज करो डेट टेम्परेचर इज़ T और उसकी वैल्यू कितनी है 280 डिग्री केल्विन। ओके, और इस पर से हमको ये पूछा है कि इसका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो आएगा तो वो कर्व कैसा आएगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पे लैम्डा सफिक्स मैक्स मालूम करना है। आप लोगों को याद होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोगों ने लैम्डा मैक्स पढ़ा है। इट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन। अब आप लोग याद करो वीन्स लॉ जो था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसके हिसाब से इन दो लोगों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। मतलब लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट B। ये जो B है इट इज़ कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो प्रॉब्लम में मतलब दी जाती है। जनरली इसकी वैल्यू जो है वो होती है प्रॉब्लम के अंदर दी हुई। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमको पहले लैम्डा मैक्स मालूम करना है, तो T को उधर भेज देंगे। यह आएगा लैम्डा सफिक्स मैक्स इज इक्वल टू B अपॉन T। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। B की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर इंटू डिग्री केल्विन। ये उसकी SI यूनिट है, मीटर इंटू डिग्री केल्विन, डिवाइडेड बाय T, और T की वैल्यू है 280। ओके, चलो इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय, ये जो 280 है मैं इसको लिख सकता हूँ 2.80 इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, मैंने दो डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेकर आ गया, तो ऐसा कर सकते हो उसको। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो ये क्या मिलेगा आपको,
ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब ऑलमोस्ट जब आप इसको कट करोगे तो ये 1 आना चाहिए, 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आएगा 1.035, यानी एग्जैक्टली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग तो 1.035 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -2, तो -3 और -2 ये हो जाएगा -5। इसका मतलब लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू हमको मिली वो इतनी मिली, 1.035 इंटू 10 टू द पावर -5, ये उसका आंसर रहेगा। ओके, अब ये हमने इस प्रॉब्लम का एक चीज़ तो मालूम कर ली है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो और भी, इसमें पहले ये पूछा था कि हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर, यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा। तो चलिए पहले अभी मैंने सेकंड वाला जो पार्ट था लैम्डा मैक्स मालूम करने का जो पार्ट था वो तो आपको बता दिया हूँ। ओके, इसको हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ कहीं नोट कर लेते। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कितना आया है 1.035 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। चलिए अब हमको ये देखना है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इसमें नज़र कैसे आएगा, उसका कर्व कैसा होगा। तो मैं एक बार आपको जस्ट आपको वो याद आ जाए इसके लिए मैं आपको पूरी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जो कुछ हमने पढ़ा था मैं एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ। आप देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि ल्यूमर और प्रिंगशिम ये दो लोग जो हैं इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम की स्टडी किया था और इन्होंने एक चीज़ देखा था कि अगर हम वेवलेंथ, यहाँ पर हम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लेंगे तो वेवलेंथ वर्सेस पावर, यानी हीट एमिशन का जो पावर है तो आप उसको इमिसिव पावर बोल सकते हो। इन दो लोगों के बीच में अगर हम एक ग्राफ अगर प्लॉट करें तो क्या मिलेगा। तो उन्होंने ये देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, जैसे मान लो एक हायर टेम्परेचर अगर T1 है तो उसके लिए जो इनको जो कर्व जो मिला था हायर टेम्परेचर, मान लो T1 इज़ वेरी लार्ज टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला था इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू का जो टेम्परेचर है यहाँ पे, तो इसके लिए ये जो वेवलेंथ आया इसको उन्होंने नाम दिया था लैम्डा मैक्स। ओके, ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए हो गया। सपोज करो कि इस टेम्परेचर से थोड़ा सा छोटा टेम्परेचर T2 है, तो फिर इसका कर्व जब उन्होंने बनाया तो उसका कर्व कुछ ऐसा मिला इस अंदाज में। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए ये मामला कुछ ऐसा आ गया, ये लैम्डा मैक्स था ये टेम्परेचर के लिए। फिर इससे और छोटा टेम्परेचर करो T3, तो जब आप इससे और छोटा टेम्परेचर करेंगे तो आपका कर्व कुछ ऐसा जाएगा। इसके लिए जब आप मैक्सिमम मतलब एमिशन का वेवलेंथ अगर निकालोगे वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, लैम्डा मैक्स ऐसे आएगा। आप लोग देखो जैसे जैसे टेम्परेचर हम डाउन कर रहे हैं वैसे वैसे ये कर्व जो है ये फ्लैट होते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है। इसको और अगर हम छोटा करेंगे और छोटा टेम्परेचर लेंगे तो ये कर्व कुछ तो भी है ऐसा बनेगा इस तरह से। और फिर इसके लिए हमको वेवलेंथ की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो वो मिलेगी लैम्डा मैक्स यहाँ पर इस तरह से। आप लोग देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करें वैसे वैसे लैम्डा मैक्स बढ़ते जा रहा है, या उल्टा हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है इट इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लोअर साइड, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। तो इसीलिए वीन जो था उसने इन दो लोगों के बीच का रिलेशन बताया था और वो रिलेशन ये वाला था कि T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। फिर ये साइन हटा देंगे तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू बी इंटू 1/लैम्डा मैक्स। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कर्व याद आ गया होगा और ये पूरा जो मैंने अभी आपको समझाया ये दोबारा से रिकॉल हो गया होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का ये जो कर्व है ये कैसा दिखता है। तो आप देखो जितना बड़ा टेम्परेचर होगा तो ये उतना ऐसा शार्प बनेगा, टेम्परेचर डाउन करे ये थोड़ा सा फ्लैट जैसा हो गया, और टेम्परेचर डाउन करे और फ्लैट हो गया। तो ऐसा करते करते जब आप 280 पर आओगे, आप देखो 280 व्हाट इज 280 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 280 डिग्री केल्विन क्या है। तो चलो इसको भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 280 डिग्री केल्विन है, तो अगर इसमें को मैं 273 में से माइनस कर दूं तो हमको मिलेगा 7 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना मामूली टेम्परेचर। यानी हमारे यहाँ पर यानी ये जो अपना विदर्भ का जो रीजन है तो इस रीजन के अंदर 7 डिग्री सेल्सियस ये भयानक सर्दियों के दिन होते हैं, बराबर उस वक्त ये टेम्परेचर होता है। तो 280 डिग्री केल्विन इज़ नॉट ए वेरी लार्ज टेम्परेचर, इट इज़ वेरी वेरी लो टेम्परेचर एक्चुअली।
तो ये इतने कम टेम्परेचर के ऊपर उसका कर्व कैसा बनेगा, तो उसका कर्व बहुत ही फ्लैट बनेगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी उसका जो जवाब होगा तो वो होगा कि द कर्व ऑफ 280 डिग्री केल्विन इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम विल लुक लाइक ए it will be very very flattened and it will just look like a straight line. Okay, horizontal line parallel to x axis या parallel to wavelength axis. Okay, ऐसा उसका आंसर आएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट उसके अंदर बोले थे लैम्डा मैक्स, उसकी वैल्यू फाइंड करना था, उसकी वैल्यू उतनी आ गई। ओके, तो अब ये हो गया यहाँ पर, ये दो अलग अलग दो क्वेश्चंस के आंसर हमने इसमें से कर दिए। चलो ठीक है, समझ में आया सब लोगों को। अब यहाँ पर और एक चीज़ देखो आप लोग, एक और पार्ट पूछा हुआ है कि इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वेवलेंथ जो मिला, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन ये जो मिला 1.0535 इंटू 10 का पावर -5 मीटर, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ होता है। ओके, कहाँ पाया जाता, तो कहाँ पाया जाता के लिए आपको सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम का मतलब उसका क्या बोलेंगे उसको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है तो वो आपके दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में बता दूँ कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को 3 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है तो उसको 3 बड़े बड़े पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक छोटा सा बीच का जो पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड विजिबल, और इस विजिबल के इस साइड वाला एक पार्ट है, इस साइड वाला एक पार्ट है। अब ये दोनों का क्या मीनिंग है उसको भी समझ लेंगे। आप याद रखो, विजिबल पार्ट शुरू होता है वायलेट कलर से और ख़त्म होता है रेड कलर पर। जो वायलेट कलर है इसका वेवलेंथ मिनिमम होता है, जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। ओके, इसमें एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो वायलेट कलर है तो एक्चुअली इसका वेवलेंथ होता कितना है, तो आप ऐसा समझ के चलो कि 3500 डिग्री एंगस्ट्रॉम के करीब उसकी वैल्यू होती है। ओके, यानी वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो 3500 डिग्री एंगस्ट्रॉम के करीब होगा, और ये जो रेड कलर है तो इसका होगा 7500 के करीब, 7500 डिग्री एंगस्ट्रॉम के करीब रेड कलर का वेवलेंथ हम लोग ले लेते हैं। ओके, दोनों का एवरेज बीच में कहीं तो भी आ जाएगा। इसमें आप याद रखो कि इस वायलेट कलर के इधर वाला जो लाइट है इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट लाइट, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट वो लाइट है जिसका वेवलेंथ इससे छोटा होगा। मतलब 3500 डिग्री एंगस्ट्रॉम से छोटा वेवलेंथ जो रहेगा तो लो वेवलेंथ वाला रीजन, इससे छोटा वेवलेंथ वो अल्ट्रा वायलेट होगा। डेफिनेटली वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब ये जो एरिया है, ये जो लाइट है, ये हायर एनर्जी वाला रीजन है, हायर एनर्जी वाला लाइट है। अब हम लोग इधर के बारे में बात करेंगे। आप देखो, रेड कलर के ऊपर का जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड इंफ्रारेड, इसको हम लोग इंफ्रारेड लाइट बोलेंगे। तो ये जो इंफ्रारेड लाइट का जो मामला है ये 7500 डिग्री एंगस्ट्रॉम के ऊपर है। ओके, अब यहाँ से लेकर वो कहाँ तक है, तो ये आप याद रखो कि हम इसको और भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा जो आंसर अभी मिला हुआ है, तो इसको हम अगर मतलब ये 3 रीजन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इसको पहले डिग्री एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको डिग्री एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा 0.035 इंटू 10 टू द पावर -5 है। ओके, मुझे यहाँ पर -5 की जगह पर -10 चाहिए। अब -10 अगर लेना है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 10 का पावर +5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये -10 मीटर हो जाएगा। तो ये -10 मीटर का मतलब क्या है, डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये 10 का पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट आगे बढ़ेगा तो 1.03500 इंटू 10 टू द पावर -10, और 10 टू द पावर -10 का मतलब होगा डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, यानी यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो नंबर आपको मिला 1,00,000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से ऊपर मिला। आप ऐसा समझ लो कि रेड कलर से लेकर 1,00,000 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक इंफ्रारेड लाइट है। ओके, यहाँ पर आप इसको ऐसा इमेजिन कर लो कि इंफ्रारेड लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना जो रीजन है तो ये इंफ्रारेड लाइट है। तो इंफ्रारेड लाइट से इसके आगे का जो पार्ट होगा, यानी अगर हम इसके ऊपर अगर जाते हैं तो ये जो पार्ट रहेगा तो इट इज़ कॉल्ड माइक्रोवेव रीजन।
ओके, ये माइक्रोवेव रीजन है, और माइक्रोवेव रीजन का मतलब यहाँ का ये जो लाइट होगा तो ये माइक्रोवेव रीजन वाला लाइट, हाँ, उसको हम बोलेंगे। और अब आप देखो कि इसकी जो वैल्यू है ये 1,00,000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है। इसका डेफिनेट मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वेवलेंथ है इट विल लाई इन माइक्रोवेव रीजन। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत वेवलेंथ की वैल्यूज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। ओके, चलो ठीक है, इसको अगर कभी और ज़रूरत पड़ी तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे। अभी फ़िलहाल इस प्रॉब्लम के लिए इतना काफ़ी है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम के अंदर हमने तीनों चीज़ें जो है वो देख ली है कि लैम्डा मैक्स कहाँ होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जो कर्व मिलेगा तो वो कैसा रहेगा। ओके, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर इसमें से हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 24, मतलब अगला जो प्रॉब्लम इसमें है, आप देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन एवाक्यूएटेड चैम्बर। The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees Celsius. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 1110 डिग्री सेल्सियस? स्टेफन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। देखो प्रॉब्लम का मतलब क्या है। प्रॉब्लम का मतलब यह है कि कॉपर का यानी तांबे का एक स्फीयर आपको दिए छोटा सा, और वो ब्लैकेंड है, मतलब ब्लैक बॉडी समझना है उसको। उसका रेडियस दिया हुआ है, तो चलो शुरुआत कर लेते। गिवन है रेडियस इज इक्वल टू कितना रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लो, यह आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, इसको एक एवाक्यूएटेड चैम्बर में रख दिए। एवाक्यूएटेड चैम्बर मीन्स द चैम्बर हैविंग वैक्यूम। ओके, ऐसा चैम्बर जिसके अंदर वैक्यूम है, जिसमें खला है। द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज मेंटेन्ड। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस। आप देखो चैम्बर जो है वो सराउंडिंग रहेगा, उसको सराउंडिंग बोलना पड़ेगा अपने को। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको T0 दिया हुआ है, तो T0 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अगर मिला लेंगे तो 373 डिग्री केल्विन, इतना आ जाएगा। ओके, अब आपको ये बोला गया है कि उसको कितने रेट से एनर्जी देना पड़ेगा कि वो जो ब्लैक बॉडी है, वो जो कॉपर का जो स्फीयर है, उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब स्फीयर का टेम्परेचर कैपिटल T वो आपको गिवन है 110 डिग्री सेल्सियस। उसको चेंज कर लो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर, तो देखो ये कितना हो जाएगा 83 और ये 3, मतलब 383 डिग्री केल्विन। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पर स्टेफन्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है इस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। और हमको मालूम करना है किस रेट से उसको एनर्जी देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इमिसिव पावर का जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर लेंगे। इमिसिव पावर का कंसेप्ट था, यानी स्टेफन्स लॉ का जो कंसेप्ट है वो ये है कि रेट इज़ इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा इंटू T⁴। ओके, सिंपल कंसेप्ट यही वाला रहेगा। बस इसके अंदर सारी यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया हुआ है, इसलिए माइनस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा T⁴ भी करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। चलो अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो ए का मतलब है एरिया, अब एरिया तो है नहीं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, जाहिर है वो हो जाएगा 4πr²। ओके, तो 4πr² इंटू सिग्मा इंटू T⁴ माइनस T⁴। यह आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू सिग्मा की जो वैल्यू प्रॉब्लम में दी गई है वो है 5.76 इंटू 10⁻⁻8। आप याद रखो सिग्मा की जो वैल्यू दी जाएगी वो यूज़ करना पड़ेगा। वैसे आमतौर पर सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। ऐसे ये इस तरह से होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में उसकी वैल्यू ये दी हुई है 5.76। तो ठीक है, जो दिया है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटू और फिर ब्रैकेट के अंदर T का पावर 4, T जो है वो है 383 का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4 मतलब 373 का पावर 4, ठीक है। अब जाहिर है आप जैसा देख ही रहे हैं कि काफ़ी बड़े कैलकुलेशंस आने वाले हैं, ठीक है। जब आप इन सब नंबरों को सॉल्व करोगे, पूरे नंबरों को, तो सबको सॉल्व करने के बाद फाइनली जो नंबर आपको मिलेगा, फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा
962 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को आप वाट भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी है तो उसकी वैल्यू 0.962 जूल पर सेकंड या वैट मिलेगी। बस कंडीशन यही है कि आपको ये सारे नंबरों को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं। एक्सरसाइज में दिया हुआ ये आखिरी प्रॉब्लम है। ओके, मतलब ये लास्ट प्रॉब्लम है जो अपनी इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये आखिरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 25 है इसके अंदर ये। ठीक है, अपना जो भी सीरियल नंबर होगा वो हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज ए पीक एट यहाँ पर पहला है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विजिबल। फिर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में दिया हुआ है माइक्रोवेव रीजन। एंड सी तीसरा दिया हुआ है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 3 मीटर, ब्रैकेट में दिया हुआ है FM रेडियो वेव्स। और वीन कांस्टेंट आपको लेना है, मालूम करना है, वीन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, टेम्परेचर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ले लेते हैं, चलो ए। पहले इसमें आपको दिया हुआ है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। ये हो जाएगा 700 इंटू 10, नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻9 मीटर। आप ये 2 जीरो इसमें मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, अब इसके लिए अपने को मालूम करना है टेम्परेचर। तो आप देखो टेम्परेचर का सीधा साधा कंसेप्ट है, टेम्परेचर इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा मैक्स, यानी बाय यूजिंग वीन्स लॉ। यहाँ पे बी जो है वो वीन्स कांस्टेंट है, इसमें बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू डिग्री केल्विन डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 7 इंटू 10⁻⁷। ओके, आप देखो 2.897 इंटू 10⁻, ये -7 ऊपर आकर +7 हो जाएगा, +7 -3 मतलब +4 और अपॉन में आ जाएगा 7। आप एक काम करो, इसमें से एक जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 28 हो जाता और ये 10 का पावर 3 हो जाता। 28 को 7 से इजीली डिवाइड किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा 7 मतलब 4 पॉइंट, क्योंकि 7 चौक 28, फिर 7 एका 7, यहाँ पर एक बचा, नहीं सॉरी 2 बचेंगे, तो कितना होना चाहिए 27 यानी 7 चौक 28 यानी नियर अबाउट 4 ही आएगा, बराबर है। तो इस तरीके से जो पहला जो आंसर हमको मिलेगा 4.14 अप्रॉक्सीमेटली 10⁻3, और क्योंकि ये टेम्परेचर है इसका मतलब हम इसको बोलेंगे डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला आंसर, यानी पहले प्रॉब्लम को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। अब बी पॉइंट के अंदर आपको जो दिया हुआ है, आप देखो, चलो यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो चेंज करना पड़ेगा अपने को। अब सेकंड इसमें आपको दिया हुआ है बी में लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में दिया हुआ है माइक्रोवेव रीजन। ओके, तो 3 सेंटीमीटर वेवलेंथ अगर है तो इसको पहले चेंज करो, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 की जगह पर आएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा -2। ओके, चलो अब आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व करने में क्या नंबर मिल सकता है। ये आ जाएगा 2.897 इंटू 10⁻, ये नंबर ऊपर जाकर प्लस होगा तो +2 और -1 तो ये -1 और अपॉन में आएगा 3। आप लोग देखो ये हो जाएगा 0.2897 अपॉन 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.0। अब यहाँ पे 3 9 27, ओके, और कितने बचेंगे, एक क्या, फिर 3 6 के 18, फिर एक बचेगा तो फिर 3 5 15 और 2 बचेंगे, फिर 3 7 21 यानी 3 6 के 18, 6 6 आते रहेगा। ओके, डिग्री केल्विन। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम, यानी इस तरीके से हम सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और इसी में सी और दिया हुआ है, तो तीसरा सी पॉइंट देखो आप लोग, तीसरे इसमें आपको दिया हुआ है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, और आपको बोला गया है कि ये जो है ये FM रेडियो रीजन है, FM वेव, यानी FM रेडियो की जो वेव होती है तो उसका जो वेवलेंथ है वो 3 मीटर के करीब है।
तो चलो इसके लिए टेम्परेचर मालूम करेंगे। तो ये आएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू वीन कांस्टेंट अपॉन लैम्डा मैक्स। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा मैक्स है 3। इसको डिवाइड कर लिए अगर तो ये कितना आएगा 0.3×9=27, एक बचा 3×6=18, फिर 3×6=18, 10⁻³ जाहिर है 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे जाएगा, ये हो जाएगा 0.123, यानी 3 डिजिट पीछे चला गया, 966 केल्विन। ओके, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ तक ये जो प्रॉब्लम था, तो ये टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें का ये आखिरी प्रॉब्लम था। अब हमारी इस एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, लास्ट में मैं एक एडिशनल एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक्चुअली बुक में सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो आपको आना चाहिए और वो इम्पॉर्टेंट भी है इन एग्ज़ाम के हिसाब से, इसलिए हम उसको कर लेते हैं। तो देखिए अगला, मतलब इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर द सोलर रेडिएशन अज्यूमिंग दैट सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज़ 5800 डिग्री केल्विन। देखो आपको इस प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है कि सूरज जो है तो उसके बाहर का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5800 डिग्री केल्विन है। उसके लिए हमको वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन मालूम करना है। तो चलो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ गिवन है वो है टेम्परेचर ऑफ सन, सूरज का टेम्परेचर बाहर का, वो टेम्परेचर है 5800 डिग्री केल्विन, और आपको मालूम करना है लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीन्स लॉ पर से हम इसको करेंगे, वो आ जाएगा लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू वीन कांस्टेंट बी अपॉन टेम्परेचर। वीन कांस्टेंट की वैल्यू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू डिग्री केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 5800 डिग्री केल्विन। ओके, ये हो जाएगा 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.8 इंटू 10⁻³, और अब ये मीटर रहेगा क्योंकि केल्विन से केल्विन कट गया। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.897 इंटू 10⁻, ये 3 ऊपर आकर -3 हो जाएगा, तो -6 डिवाइडेड बाय 5.8। बस अब आपको ये 2 नंबरों को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका फाइनली जो आंसर आपको मिलने वाला है वो मिलेगा, मतलब ये 2 नंबरों को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 0.4995 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और जाहिर है इसको अगर मैं चेंज करता हूँ डिग्री केल्विन के अंदर तो मुझे यहाँ पे 10⁻⁻10 बनाना पड़ेगा। -10 बनाने के लिए मुझे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट यहाँ आएगा। ये हो जाएगा 4995 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये 10⁻⁻10 है डिग्री एंगस्ट्रॉम, तो इसको हम हटा सकते हैं और यहाँ लिख देंगे डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये आ गया लैम्डा मैक्स की वैल्यू। आप देखो 4995, मतलब 5000 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो ये एक तरह से जो हमारा विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है सूरज का, मतलब सोलर स्पेक्ट्रम जो है, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो विजिबल पार्ट है, ये उसका एवरेज है। ओके, ये ना, इसका मतलब ये हुआ कि दिस पर्टिकुलर मैक्सिमम वेवलेंथ जो है इट लाइज इन विजिबल रीजन। ओके, तो यही रीज़न है कि सूरज का जो मतलब मैक्सिमम जो एमिशन आता है तो वो विजिबल फॉर्म में हमारे तक आता है ज़मीन पर। ओके, ये थी इस प्रॉब्लम की कहानी। ये एक प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया हूँ। चलिए, अब आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से एंड हो गया है, और अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। चलिए, स्टडी करते रहिए, कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लेते रहिए। अल्लाह हाफिज़।